बच्चों लास्ट टर्म पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो देखे थे, और आज हम लोगों को रेजिस्टिविटी स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल टॉपिक है। हम लोग हेडिंग डाल लेंगे रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वर्ड अगर आप लोग ठीक से समझ लो कि रेजिस्टिविटी इज बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये पूरा टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा पिछले लेक्चर की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको हम कहते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ध्यान से देखो, जो फॉर्मूला हमने देखा था R इक्वल्स रो L अपॉन A, यही तो देखा था। R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, एक कांस्टेंट लगा दिया था। तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इस रो को डिफाइन करते हैं। दिस इज अ सिंबल रो, RHO रो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, अगर इस फॉर्मूले में इफ L इक्वल्स 1 मीटर एंड एरिया इक्वल्स 1 स्क्वायर मीटर, इस केस में आप अगर देखो तो R इक्वल्स रो हो जाएगा। तो बहुत एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। पहले तो ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन आती है जनरली 1 नंबर में। तो लेट्स राइट, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत आसान है। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। वर्ड याद रखना, न्यूमेरिकली इक्वल होता है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू बराबर होती है, यूनिट अलग होती है। तो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस लिख सकते हो, मटेरियल लिख सकते हो, कंडक्टर लिख सकते हो, जो ठीक लगे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। हैविंग यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मतलब 1, ठीक है। वो 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। बस यूनिट होना 1 होना चाहिए। तो यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वर्ड्स पे ध्यान देंगे कि एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा पीस कंडक्टर का, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर हो। वो कब होगा, जब लेंथ यूनिट होगी यानी कि 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि 1 स्क्वायर मीटर या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ मिलीमीटर में तो ये भी मिलीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन जो आप लोगों को याद रखनी है। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन जो कायदे से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो इसको जल्दी से पॉज करो और नोट कर लो। और अगर हमको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना हो तो रो निकालने के लिए R इक्वल रो L अपॉन ए होता है। तो रो होता है R A अपॉन L, ये आया है R इक्वल्स रो L अपॉन A से। तो A इधर मल्टीप्लाई कर दिया, L नीचे आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये ग्रीक सिंबल है जिसको हम कहते हैं रो, RHO। जैसे ओमेगा आप लोगों ने देखा था ना, ओम के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही रो इस्तेमाल होता है रेजिस्टिविटी के लिए। और इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट R की होती है ओम, ठीक है। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इनका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा ओम मीटर, ठीक है। कुछ बुक्स में ऐसे डैश लगा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ में सिर्फ ओम मीटर लिखा होता है। तो बच्चों सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं कि रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है और उसकी यूनिट गलत लिख के आते हैं। तो 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, पहली डेफिनेशन और दूसरी याद रखनी है
दूसरी चीज़ जो हमको याद रखनी है वो इसकी यूनिट सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करो और इसको नोट कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना बच्चों, ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है, यानी रेजिस्टेंस अगर 1 मीटर वायर का, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, जो बहुत मोटा वायर हो गया मान लेते हैं, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस आ रहा है मान लेते हैं R, तो रेजिस्टिविटी भी होगा R, लेकिन रेजिस्टेंस होगा ओम में और रेजिस्टिविटी होगा ओम मीटर में। जैसा कि वर्ड यहाँ दिखा रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक मेजरमेंट, यानी कि गिवन लेंथ एंड गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमने माना है 1। तो हम लोग कुछ टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे जो यहाँ कीवर्ड्स हैं। इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। और जब भी डेफिनेशन आप लिखो, आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप फॉर्मूला भी लिख के आओगे। तो जल्दी से इसको नोट करो, अंडरलाइन करो कीवर्ड, देन विल मूव ऑन टू द फैक्टर्स ऑन विच दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड। आई होप सबने पॉज करके कर लिया होगा, नहीं तो अभी पॉज कर लो और जब हो जाए तो वापस से चला लेना। ध्यान से देखेंगे अभी हम लोग। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है सबसे ज़रूरी, वो ये कि रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, मटेरियल लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, के टेम्परेचर पे। ठीक है, इट डज नॉट चेंज विद द शेप। कांस्टेंट लिखने का मतलब क्या है, शेप, साइज। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मान लेते हैं ये एक वायर था, हमने इसको ठोक पीट के एक प्लेट बना दिया और कहा कि रेजिस्टिविटी चेंज हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, एंड इट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। और ये जो पार्ट हमने लिखा है, क्योंकि क्लास 10th है, तो ये सिर्फ कंडक्टर्स की बात है, नहीं तो सेमीकंडक्टर्स में उल्टा भी होता है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सब्सटेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द कंडक्टर्स। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। याद रखना, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, कॉपर की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। इससे मतलब नहीं है कि कॉपर का वायर है, कॉपर की बॉल है, कॉपर का बैट है, कॉपर के विकेट है। ठीक है, डजंट मैटर, शेप साइज से मतलब नहीं, आप खींच दो, रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टिविटी वही रहेगी। दैट इज वाई हमने इसको एक अलग क्वांटिटी की तरह पढ़ा है, क्योंकि हो सकता है कॉपर के वायर की लेंथ अगर हम छोटी करते जाएं तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, भाई रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है। तो कुछ तो ऐसा कांस्टेंट टर्म लाना पड़ेगा ना जो शेप और साइज के साथ सेम रहता है। तो बस दैट इज व्हाई वी हैव स्टडीड रेजिस्टिविटी, राइट। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। एंड आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ के आए हो, दैट रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज द लीस्ट। ठीक है, सिल्वर की सबसे कम होती है और कॉपर की भी काफ़ी कम रेजिस्टिविटी होती है। दैट इज़ वाई वी मेक वायर्स ऑफ सिल्वर और कॉपर। घरों में कॉपर के इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे मेरा डॉगी वहीं सो रहा है जहाँ पे मैं खड़ा हो रहा हूँ। ओके, मेरा कोई भी एक सब्सटेंस हम लोग अगर बहुत कम करंट पे काम करता है, ठीक है, बहुत फीबल करंट पे, जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स, तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत महंगे आते हैं, है ना, आप लोगों को पता होगा, इंटेल वगैरह के बहुत महंगे होते हैं। चाहे अगर AMD भी बनाता है उसको, तो सस्ते उतने नहीं होते, बिकॉज दे यूज गोल्ड एंड सिल्वर। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ द लोएस्ट रेजिस्टिविटी, राइट। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे एक क्वेश्चन 100% है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जल्दी से हेडिंग डाल लो। हम लोग बहुत आखिरी के पोर्शन पे आ गए हैं, बस इस टॉपिक के बाद बहुत कम
टॉपिक बचेंगे आपके इस चैप्टर में। तो भाई कॉम्बिनेशन कितनी तरह के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल, आप किसी से मिलते हो, आजकल तो नहीं मिलते हो, पर कोरोना के पहले भी जब बहुत कम ही मिलते थे, जब मिलते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक होता है हाथ मिलाना, ठीक है, दोनों हाथ तो कभी मिलाते नहीं हो किसी से, ऐसा तो है नहीं कि वो भी दोनों हाथ दोनों ऐसे मिला रहे हो या दोनों ऐसे मिला रहे हो। जनरली नॉर्मल पीपल डू नॉट डू दैट, ठीक है। कुछ लोग आप में से करते भी होंगे, पैर मिलाते हो, हाथ मिलाते हो, बट जनरल पीपल की बात करते हैं, नॉर्मल पीपल की। तो नॉर्मल पीपल दे ओनली हैव अ हैंडशेक, एक हाथ मिलाते हैं, यानी कि एक एंड कनेक्ट होता है, ठीक है। और कुछ लोग गले मिलते हैं जिनके दोनों एंड हैंड्स या दोनों एंड कनेक्टेड होते हैं। और फिर तीसरे आप लोग के जैसे होते हैं जो कहते हैं नहीं सर हम तो गले भी मिलते हैं और पैर भी मिलाते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। वैसे ही देयर आर 3 कॉम्बिनेशंस। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज जिसमें एक एंड कनेक्टेड होता है, अभी अच्छे से लिखवाएंगे भी। दूसरा होता है पैरेलल और तीसरा होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। हमारे सिलेबस में सीरीज और पैरेलल के डेरिवेशंस हैं कि हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और भी ये भी बताते हैं होता क्या है। और मिक्स्ड पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो जल्दी से हम लोग तीनों लिख लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज की पहचान ये है कि इसमें वन एंड ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, ऐसे एक आप टेबल बना सकते हो आप चाहो तो, इज डायरेक्टली कनेक्टेड। यानी कि एक एंड डायरेक्टली कनेक्ट होगा। पैरेलल में बोथ एंड्स, दोनों एंड कनेक्टेड होते हैं, both ends of components are directly connected। डायरेक्टली का मतलब ये है कि बीच में कोई और इक्विपमेंट नहीं है। स्विच हो सकता है, स्विच अगर क्लोज कंडीशन में, क्लोज मतलब ऑन कंडीशन में है तो, आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। मिक्स्ड जो ना सीरीज को फॉलो करे ना पैरेलल को, यानी कि दोनों के बीच का कुछ, ठीक है, छीछा लेता था जैसे वैसे ही इस सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है? सीरीज में करंट इज सेम इन ऑल कंपोनेंट्स। सारे कंपोनेंट में सेम करंट जाएगा अगर सीरीज है तो। जब सीरीज के बारे में भी पढ़ेंगे तब अच्छे से बताएंगे। पैरेलल में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, आपको जो भी ठीक लगे, रिमेन्स सेम। तो इज रिस्पेक्टिव ऑफ कि और कुछ दिया है कि नहीं, अगर हमें पता है कि सीरीज है तो करंट सेम होगा। अगर हमको पता है कि 2 कंपोनेंट पैरेलल में हैं, डायरेक्टली पैरेलल में है, याद रखना, ऐसा नहीं कि पैरेलल दिख रहे हैं पर है नहीं, ओके, तो उसमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा या कॉमन होगा। मिक्स्ड में ना करंट कॉमन आएगा ना वोल्टेज, जनरली हो सकता है दिखे कॉमन पर ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, मिक्स के सिर्फ क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखाएंगे। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके नोट कर लो, राइट। उसके बाद जब नोट हो जाए तो वापस प्ले कर लेना। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हेडिंग आपने डाल ली होगी, नहीं डाली तो अभी डाल लो। सीरीज कॉम्बिनेशन को समझना बड़ा आसान है। हम 3 रेजिस्टर्स लेते हैं, ध्यान से देखना, हमने लिए 3 रेजिस्टर्स, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये है पहला रेजिस्टर, पहला वायर, पहला रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस है यहाँ लिख देते हैं R1, ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरा रेजिस्टर लिया, उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है R2, मान लेते, मानने में क्या है, मानते तुम लोग बहुत कुछ हैं। और तीसरी रेजिस्टर या तीसरी रेजिस्टेंस जो है ये है R3। तो हमने 3 रेजिस्टर्स मान लिए, ठीक है। इसके बाद इन तीनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस।
और यहां पे एक स्विच लगा दिया। वैसे तो इतना ही काफ़ी है, ये स्विच हमने क्लोज कर दिया। तो ध्यान से देखो, यहाँ से जो करंट निकलेगा I, वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा और वही करंट तीसरे वाले में भी जाएगा, यानी कि तीनों में करंट क्या हो गया, सेम। और ध्यान से देखो तो R1 और R2 का एक एंड कनेक्टेड है, R2 और R3 का एक एंड कनेक्टेड है, तो R1 R2 सीरीज, R2 R3 सीरीज, तो यानी कि R1 R2 R3 तीनों सीरीज में हो गए। बड़ा सिंपल, ध्यान से देखो, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों की जगह पे एक रेजिस्टर लगाता जिसका रेजिस्टेंस था R, ध्यान से समझना, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेम बैटरी, सेम स्विच और करंट भी सेम आता I, मतलब इन तीनों को हटा के रिप्लेस करके एक रेजिस्टर ऐसा लगा दें जो इनके बराबर टोटल करंट निकाले या टोटल करंट ले, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों की जगह पे सिंपली एक हम लगा दें। जैसे सब्जी खरीदने जाते हो, कभी बेचने जाते हो, तो मान लो आपके पास 500 ग्राम के 2 वेट्स हैं, आपसे 1 किलो आलू कोई खरीदने आता है या आप 1 किलो आलू खरीदने जाते हो, तो चाहे आप 2 वेट्स रखो 500 ग्राम के या 1 वेट रखो 1 kg का, बात वही आएगी। ठीक है, तो दिस इज वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, कुछ चीजें और याद रखेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर और एम मीटर होते हैं, तो वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहां पे रीडिंग आ रही है V1, ठीक है, वोल्ट मीटर की मान लेते हैं, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, इसकी रीडिंग आ रही है V2, ठीक है, ये है R1, ये है R2, और यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, इसकी रीडिंग आ रही है V3, यहां पे है R3 रेजिस्ट, और ये जो बैटरी है ये है V वोल्टेज की, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है V, करंट तीनों में सेम है। ठीक है, तो जल्दी से एक काम कर लेते हैं, यहां पे एक एम मीटर भी, कहीं पे भी आप यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, डजंट मैटर, एक एम मीटर लगा दिया ए, जिसमें रीडिंग आएगी I। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहां हमको करना क्या है, यहां पे हमको ये वैल्यूज मेजर करनी होती हैं। ठीक है, और फिर अब हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ। तो जल्दी से पॉज करो वीडियो और ये डायग्राम आप बना लो। आप अगर वोल्ट मीटर्स नहीं भी लगाते हो, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दिखा देते हो दैट दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3, वो भी चलेगा, परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करो और इसको बनाओ। इसके बाद ध्यान से देखना, हम लोग ओम्स लॉ कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज करंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई ओम्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पे यूजिंग ओम्स लॉ यूजिंग ओम्स लॉ। तो भाई पहले यहां पे लगा दें, यहां लगा दें, यहां लगा दें, फिर ओवरऑल लगा देते हैं। ध्यान से देखना, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखना, V1 इक्वल, क्योंकि करंट तीनों में सेम है, तो V इक्वल्स IR हमको पता है, तो V1 इक्वल्स I टाइम्स R1। भाई यहाँ पे I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, सबको I है, मतलब सबके पास I करंट है। ऐसे ही V2 हो जाएगा I टाइम्स R2 और V3 हो जाएगा I टाइम्स R3। बहुत सिंपल। और हमको पता है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि सारे पोटेंशियल ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सारे पोटेंशियल हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था R, तो V इक्वल्स IR। ठीक है, जो भी हमने दूसरा सर्किट बनाया था वहां पे V इक्वल्स IR लगा सकते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखो, हमको ये भी पता है, वी नो दैट V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि जो पोटेंशियल है वो सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का सम होगा। ठीक है,
तो जल्दी से V, V1, V2, V3 की सारी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, लेट्स सब्स्टिट्यूट V1, V2, V3 एंड V। ठीक है, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, IR, कोई कंपल्शन नहीं कि स्मॉल आई यूज़ करना है, आप कैपिटल आई भी यूज़ कर सकते हो, इक्वल्स I टाइम्स R1 V1 की जगह प्लस I टाइम्स R2 प्लस I टाइम्स R3। बहुत सिंपल। इसके बाद ध्यान से देखो तो RHS में I कॉमन आ रहा है, सब में कॉमन है। ठीक है, सारे गुण मिल गए इनके, तो IR हो जाएगा, यहाँ पे I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, क्या मिलेगा हमको, R इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो तीनों रेजिस्टेंसेस का सम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमारे सिलेबस में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, R इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 नंबर में पूरा डेरिवेशन आएगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये लिखना है। ओम्स लॉ बहुत ज़रूरी है लिखना, क्योंकि इसके बिना आप ये चीज़ लिख नहीं सकते हो। ठीक है, तो यूजिंग दीज वैल्यूज, कुछ बुक्स में आपको इक्वेशंस मिलेंगी, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, फिर लिखा होता है यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 5। दैट्स एंटायरली ऑन यू, आप जैसे चाहो लिखो, नंबर आपको इतने में पूरे मिल जाएंगे। तो जल्दी से पॉज करो और इसको नोट कर लो। इसके बाद 2 फैक्टर यहीं पे नीचे लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज करता है इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और ऑब्वियसली जब दूसरा पढ़ेंगे तो कॉमन सेंस ये कहता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो एंड विल मूव ऑन टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन पार्ट। बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने सीरीज़ पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया है। सीरीज़ आ गया तो पैरेलल भी आसान लगेगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने के लिए एक चीज़ याद रखना, सीरीज़ का उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, वही काम करेंगे। 3 रेजिस्टर्स ले लेते हैं, थोड़ा सा और इसको अच्छा सा बना लेते हैं। बहुत ही वाहियात बना है। आई विल रीड्रॉ इट, अच्छा दिखना चाहिए। तो भाई 3 रेजिस्टर्स ले लिए हमने, R1, R2 और R3। वही चीज़ उसमें सीरीज़ में था, इसमें देखो दोनों एंड कनेक्टेड है, तो ये हो गया पैरेलल। कुछ में आपको ये ऐसे स्क्वायर शेप का भी मिल सकता है, इस शेप पे मत जाना, आप डायरेक्टली स्क्वायर वाला भी बना सकते हो। अच्छा लग रहा है इसलिए बना दिया है। ठीक है, और वही काम करते हैं, फिर से बैटरी लगा देते हैं और एक स्विच लगा देते हैं। आप ध्यान से देखो तो पैरेलल की कंडीशन मैंने बताई थी, तीनों में वोल्टेज सेम होगा। जो वोल्टेज बैटरी का है यानी कि V सेम होगा R1 में, सेम होगा R2 में, सेम होगा R3 में। आप चाहो तो यहाँ भी एमीटर्स और वोल्ट मीटर लगा सकते हो। टू कीप थिंग सिंपल, हम नहीं लगा रहे अभी। यहाँ से करंट अगर आया I, तो सीरीज़ में अगर वोल्टेज सेम है तो करंट जो है यहाँ चौराहे पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करंट जाएगा, यहाँ जाएगा I1, यहाँ जाएगा I2, यहाँ जाएगा I3। ये हमने मान लिया भाई, यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ I2, यहाँ पे I3। हो सकता है बराबर जाए भाई, 3 एम्पियर आया 1 एम्पियर चला गया, हो सकता है 30 एम्पियर आया 10 और 10 चला गया, या हो सकता है 30 एम्पियर आया 30 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 28 एम्पियर, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। राइट, तो जल्दी से ये वाला डायग्राम आप लोग बना लीजिए।
आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, नहीं तो पॉज करके अभी बना लो। और फिर वही काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात करते हैं, बहुत सिंपल होता है ओम्स लॉ, आपको पता है। पहले वाले केस में यहाँ पे भी V वोल्टेज है, यहाँ भी V, यहाँ भी V और यहाँ पे भी V। तो V इक्वल्स I1 R1, ठीक है, V इक्वल्स I2 R2 और V इक्वल्स I3 R3, ठीक है। ओम्स लॉ लगाया हमने और कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जो बहुत कठिन हो। और इक्विवेलेंट की बात करें तो V इक्वल्स I वेयर I इज द टोटल करेंट एंड R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, क्योंकि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो जो करंट आएगा वही करंट जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो ध्यान से देखना, I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3, बहुत सिंपल। तो क्या हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं R1 अपॉन V, सॉरी उल्टा लिख दिया है, इसको V अपॉन R1 करेंगे। देखो याद रटना नहीं है, हमने भी रटा नहीं है, देखो समझ के करते, गलती होती है इंसान से, मैं इंसान हूँ कभी कभी। तो I1 इक्वल V अपॉन R1, I2 हो जाएगा V अपॉन R2 और ऐसे ही I3 हो जाएगा V अपॉन R3 और I हो जाएगा V अपॉन R। बहुत सिंपल, चारों वैल्यूज निकालेंगे। ये मत सोचना कि यहाँ ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, जगह नहीं ऐसे लिखा है। सारी वैल्यूज उठा करके इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो ध्यान से देखना क्या बनेगा यूजिंग दीज वैल्यूज। आप चाहो तो इक्वेशन 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हो, दैट्स योर विश। तो ध्यान से देखना, V अपॉन R इक्वल्स V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। बस I1 I2 I3 और I की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी है। समझते चल रहे हो आई होप। वहां पे I कॉमन लिया था, यहां पे V कॉमन ले लेते हैं। हाँ भी बहुत जगह आराम से लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, V बाई R इक्वल्स V कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और फिर ये दोनों दुश्मन थे, इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। तो क्या मिलेगा हमको, 1 बाई R, वर्ड याद रखना, 1 बाई R इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो बच्चों जिस तरह से वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस कम हो रहा है। कुछ चीज़ें जो अपने दिमाग में बैठा लेना, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो या डेरिवेशन करो, LHS लिखते चलो। गड़बड़ क्या होता है, जल्दी में 1 बाई R की जगह हम R इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 लिखते हैं, जल्दी में होता ही। इसलिए जल्दी में करो काम, लेकिन इतना याद रखो कि LHS हमेशा लिखते चलोगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब RHS मत लिखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर दो रेजिस्टर दिए हैं तो आप एलसीएम लोगे तो R का ओवरऑल फॉर्मूला आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जल्दी हो जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने, अगर यहाँ पे सिर्फ R1 R2 होता तो 1 बाई R से R निकाला है। जब भी आंसर निकालोगे आखिरी में तो रेसिप्रोकल निकाला है तुमने, R निकालने के लिए उसको उल्टा लिखना पड़ेगा। अगर आपका आंसर आ रहा है 1 बाई R इक्वल्स 10 तो R आएगा 1 बाई 10 यानी 0.1 ओम। हमेशा ये चीज़ गड़बड़ होती है बच्चों की, इनफैक्ट टॉपर की भी जल्दी में हो जाती है स्टार्टिंग में, बाद में तो प्रैक्टिस हो जाती है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, बहुत सिंपल है। भाई वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा था सीरीज में, यहाँ रेजिस्टेंस कम हो रहा है। बच्चों आई होप आप लोगों ने सबने नोट कर लिया होगा। इसके क्वेश्चंस हम लोग शीट में करेंगे, अभी नहीं, लाइव क्लास में। तो अभी हम लोगों को जो चीज़ मेन पढ़नी है, थ्योरी की बात करें, पहले थ्योरी खत्म करेंगे फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत सिंपल और बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है ये। तो हेडिंग डालेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है।
बहुत ही इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर हमको पोटेंशियल और या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद हो। तो बच्चों हम लोगों को याद है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हम सबको पता है बचपन से जब हम छोटे थे, नहीं तो 2 लेक्चर पीछे का देख लो, इसके पीछे वाला लेक्चर, उसके पीछे वाला। V होता है W/Q, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। और वर्क डन इज एनर्जी कंज्यूम, 9th में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं पढ़ा तो मैं अभी बता देता हूँ। जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी डिसिपेट या कंज्यूम या चेंज होगी। तो वी कैन राइट इट एज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और ये मान के, वर्ड याद रखना, ये मान के चल रहे हैं कि जो भी वर्क कर रहे हैं उसका पूरा पूरा क्या बन रहा है, हीट। ठीक है, ज़्यादातर पार्ट हीट बनता है, बट यहाँ मान के चले पूरा पूरा हीट बन रहा है। तो इससे अगर हम लोग हीट का फॉर्मूला निकालें तो ये हो जाएगा V × Q। ठीक है, इस पे जूल्स लॉ भी है, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो H हो गया V × Q। और आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यहां लिखेंगे सिंस I = Q/T, क्वांटाइजेशन या करंट से ही आप निकाल लो, ज़्यादा आसान है। तो Q हो जाएगा IT और ये वैल्यू Q की यहाँ रख दें तो H का फॉर्मूला बन गया V × I × T। बहुत सिंपल, छोटे छोटे बच्चे भी सॉल्व कर लें। तो ध्यान से देखो, हीट का फॉर्मूला बना V × I × T। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। बस अब हमको इसी में खिलवाड़ करना है सारा। खिलवाड़ क्या करेंगे हम लोग, वी विल यूज ओम्स लॉ अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे V की जगह रख दें V = IR, यानी V की जगह हम रख दें अगर IR, तो ध्यान से देखना हीट का फॉर्मूला बनेगा IR × I × T। I का स्क्वायर हो गया तो बन गया I² R × T। जो भी चीज़ अननोन हो भाई, अगर फॉर्मूले में आपको R की वैल्यू नहीं दी है तो पहला फॉर्मूला यूज़ कर लो। अगर आपको फॉर्मूला में V की वैल्यू नहीं दी है तो आप I² RT यूज़ कर लो। यहाँ पे T क्या है, टाइम, कितने टाइम में। ठीक है, तो जल्दी से दूसरा वाला भी नोट कर लो। पॉज करके कर लो। ठीक है, और फिर अगर हम I की जगह, यही V = IR होता है ना, I की जगह V/R डाल दें, ध्यान से देखना I = V/R, तो क्या बन जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू में हमने V/R डाल दिया I की जगह, तो H जो है ये बन जाएगा, ध्यान से देखना I की जगह आ गया V/R और I का था स्क्वायर × R × T। ठीक, I स्क्वायर की जगह V/R का स्क्वायर आ जाएगा। तो R² इसको अलग अलग लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। V² / R², स्क्वायर से R कट गया, तो हीट का तीसरा फॉर्मूला बना V² R × T। तो 3 फॉर्मूले, तीनों सेम फॉर्मूला हैं। यहाँ पे करंट की वैल्यू ना पता हो तो ये रख दो, फॉर्मूला वही है। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे V ऊपर आ रहा है, यहाँ पे V का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे R ऊपर आ रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ R आ ही नहीं रहा। कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे हैं, सारे वही फॉर्मूले आए यहीं से, और हमने ओम्स लॉ की ही वैल्यू अलग अलग रखी है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी चीज़ गिवन, अगर आप गिवन सही सही लिख लो आपको पता चल जाएगा क्या मिसिंग है, जो मिसिंग है उसको छोड़ दो। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला हटा दो बस। तो दिस इज़ व्हाट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल अबाउट। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पढ़ लेते हैं। बच्चों आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इलेक्ट्रिक पावर और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये 2 बहुत छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अदरवाइज इट वुड बी टू मच फॉर यू टू ग्रास्प आई गेस। तो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं क्लास को। नेक्स्ट टर्न पे याद रखना अभी क्या क्या टॉपिक बचे हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल्स लॉ और इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, कुछ बुक्स में कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हो सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स में दिया हुआ हो, कुछ बुक्स में यहाँ लिखा होगा, हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट ऑन द नेक्स्ट टर्न।